हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने जो आपका आरसीसी की क्लास है 4th सेमेस्टर की, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं, जिसमें कि हमने इसके पहले 2 क्लास कर चुके हैं, जिन क्लास में हमने ये जाना है कि हमने आरसीसी को बनाया क्यों और आरसीसी से पीसीसी बनाने की क्या जरूरत पड़ी, और फिर उसके बाद हमने जाना कि रेनफोर्सिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर हमने जाना कि जो आपकी स्टील होती है, स्टील को ही हम लोग आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में क्यों यूज करते हैं, इसका क्या कारण है। उसके बाद जो हमारी अगली क्लास थी, अगली क्लास में हमने ये चीज जाना था कि जो हमारा आपका इसमें हमने पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ आपकी स्टील, जिसमें कि आपकी टीएमटी बार, HYSD एंड माइल्ड स्टील, हमने इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज जो हमारी क्लास है, इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग कुछ अच्छी चीजें देखेंगे जो कि हमें प्रॉपर पूरे सिलेबस में अच्छे तरीके से पढ़नी है। क्या आज हम अपने इस सिलेबस में वो चीजें देखेंगे जिन चीजों को हमें प्रॉपर जाकर के आगे हमें अपने सिलेबस में कुछ चीजों को पढ़नी है। जैसे कि आप लोगों के सामने इसके पहले आप लोग 3rd सेमेस्टर में ये चीज आपको, जैसे कि पहला नंबर आपको दिखाया गया है, लोड ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875, जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड 875 है, उसके हिसाब से हमारे लोड कितने प्रकार के होते हैं, हमें लोड के बारे में पढ़ना है। आगे हमारा क्या है, आगे जो हमारा है मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स, जो हमारे आरसीसी मेंबर्स होते हैं, उन आरसीसी मेंबर्स को डिजाइन करने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जिसे किसने बनाया, IS आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है, आपका BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, उसके अनुसार वो हमें बनाया गया और उसका प्रॉपर संशोधन होता रहता है। जैसे कि पहले कोई और बना, फिर कोई और बना, फिर कोई और बना, जैसे ये नहीं होता है। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे कोई सरकार बनती है कि अगर आपकी सरकार वो अच्छा काम कर रही है, क्या अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो सरकार आपकी रहती है। यदि वो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो जनता क्या करती है, उस सरकार को बदल देती है। तो इसमें कुछ इसी प्रकार की बात है कि हमें ये जो बहुत सारे डिजाइनिंग मेथड्स पढ़ने पड़ रहे हैं, इन मेथड्स के बारे में यही एक लॉजिक है। अब हम लोग सबसे पहले, जिसमें हमें 3 आपके मेथड्स हैं, जिसमें आपके सिलेबस में केवल 2 मेथड्स दिए हुए हैं, जो कि पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसे हिंदी में बोला जाता है कार्यरत प्रतिबल विधि, क्या कार्यरत प्रतिबल विधि आपका है। और जो इसमें की दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड, जिसे हिंदी में बोला जाता है चरम भार विधि। ये मेथड सबसे खराब मेथड है। ये जो मेथड है ये आपका सबसे खराब मेथड है। क्यों खराब मेथड है, क्या रीजन रहा, तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके जानेंगे। और अभी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूंगा, जिससे कि ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में। और अगला जो हमें पढ़ना है लिमिट स्टेट मेथड, जिसे सीमा अवस्था विधि कहा जाता है हिंदी में। इसके बारे में हमें पढ़ना है कि जो आपका सीमा अवस्था विधि है, लिमिट स्टेट मेथड है, LSM है, ये हमारा क्या कहता है। देखिए, जो आपका W आपका है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसे बोला जाता है शॉर्ट में WSM। और जो आपका अल्टीमेट लोड मेथड है, इसे आपका बोला जाता है ULM शॉर्ट में। और जो आपका लिमिट स्टेट मेथड है, इसे बोला जाता है LSM। WSM, ULM और LSM हमें पढ़ना होगा, जिसमें कि आपके सिलेबस में केवल आपको दिया गया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, इन दोनों मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना। परंतु मैं यहाँ पर आप लोगों को जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और अल्टीमेट लोड मेथड है और लिमिट स्टेट मेथड है, मैं तीनों मेथड को आप लोगों के सामने प्रदर्शित करूंगा। और इसमें हमें केवल इनकी बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ना है कि जैसे कि ये क्या हमें कह रहे हैं। इसके बाद जाकर के तो हमें जो आपके आरसीसी के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉलम हो गए, आपके बीम्स हो गए, इनको जाकर हम लोग इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पर हम लोग इनकी डिजाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे, इनकी हम लोग अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करेंगे कि इनकी हम लोग डिजाइनिंग अच्छे तरीके से कैसे करते हैं, क्या रीजन होता है इनके डिजाइनिंग करने का।
जिसमें कि चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आपका लोडिंग अनस्ट्रक्चर एज पर IS 875 होता है वो क्या होता है। सो दैट हम लोग ये चीज स्टार्ट करते हैं। आपका लोड अनस्ट्रक्चर एज पर IS 875 ये हमारे टोटल 5 पार्ट में बटे हुए होते हैं। किसमें? 5 पार्ट में ये जो हमारे होते हैं ये टोटल बटे हुए होते हैं, जिसमें कि जो पहला पार्ट आता है वो आपका आता है डेड लोड आता है। क्या आता है? डेड लोड। डेड लोड का मीन्स आप लोग समझते होंगे, जब आप लोग 4th सेमेस्टर में आ गए होंगे तो इतनी चीजें तो आप लोग जानते हो, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन मैं क्या करूंगा, एक एक चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका लोड अनस्ट्रक्चर एज पर IS 875 है, इसमें हमारे 5 पार्ट होते हैं, जिसमें कि पहले पार्ट में आपका आता है डेड लोड, और जो आपका दूसरे पार्ट में आता है इम्पोज या फिर लाइव लोड, और तीसरे पार्ट में आप लोगों का आता है विंड लोड, और फोर्थ आपका जो पार्ट होता है इसमें स्नो लोड आता है। फिफ्थ आपका जो होता है उसे उसमें कुछ स्पेशल आपके लोड्स होते हैं या फिर कंबाइंड लोड बोला जाता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई। अब हम लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट 1 में क्या आता है। पार्ट 1 बोलता है लाइव लोड, जिसे हिंदी में बोला जाता है लाइव लोड, जिसे हिंदी में बोला जाता है। पार्ट 1 आपका बोलता है डेड लोड। क्या बोलता है? डेड लोड। डेड लोड, जिसे हिंदी में आपका बोला जाता है अचल भार। अचल भार। उसके बाद पार्ट 2 हमसे क्या बोलता है? पार्ट 2 में क्या आता है आपका? इम्पोज्ड या फिर लाइव लोड। इम्पोज्ड या लाइव लोड, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका चल भार। चल भार। पार्ट 3 आपका आता है। पार्ट 3 में आपका आता है वाइंड लोड। वाइंड लोड, जिसे विंड लोड भी कहते हैं, ये हम हिंदी में इसे बोलते हैं पवन भार। उसके बाद जो आपका पार्ट 4 में आपका पार्ट 4 में आता है, ये आता हमारा स्नो लोड। क्या आता हमारा? स्नो लोड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? बर्फ भार। आपका क्या आता है? बर्फ भार। और जो हमारा पार्ट 5 में आते हैं स्पेशल, आपका पार्ट 5 जो है इसमें क्या? स्पेशल लोड्स आर कंबाइंड लोड। स्पेशल लोड में हमारे कौन कौन से लोड होते हैं? जैसे कि आपका अर्थक्वेक लोड हो गया, अर्थ क्वेक लोड आपका हो गया, और आपका डिफॉर्मेबल लोड हो गया। इसमें कुछ इसी प्रकार के लोड्स आते हैं जो क्या करते हैं, आप लोग जो स्ट्रक्चर पर कुछ विशेष प्रकार के लोड आते हैं। फिर फर्स्ट हमने आया बोला हमने डेड लोड। पार्ट 1 में क्या आता है? डेड लोड, जिसे हिंदी में बोला जाता है अचल भार। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, सेकंड हमारा है पार्ट 2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें कौन सा आपका लोड आता है? इंपोर्ट या फिर लाइव लोड आता है। क्या? इंपोर्ट या फिर लाइव लोड आता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका चल भार। क्या बोला जाता है? जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका चल भार बोला जाता है। आगे क्या है? आगे हमारा पार्ट 3 है, जिसमें आपका आता है विंड लोड, जिसे हम लोग आपको पवन भार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पवन भार बोला जाता है। अब आगे क्या है? पार्ट 4। पार्ट 4 जिसे हम लोग स्नो लोड कहते हैं, जिसे हिंदी में आपका बर्फ भार बोला जाता है। उसके बाद आप लोगों को पार्ट 5 जो है इसे स्पेशल लोड और कंबाइंड लोड बोला जाता है। इसमें स्पेशल लोड में क्या आते हैं? जैसे अर्थक्वेक लोड हो गए, और जो आपका अगला है कंबाइंड लोड। कंबाइंड लोड का मतलब होता है जैसे लाइव लोड प्लस डेड लोड।
फिर उसके बाद आपका लाइव लोड प्लस आपका मान लीजिए डेड लोड प्लस आपका आ गया अर्थक्वेक या फिर विंड लोड। ये सारे लोड हमारे, अभी मैं इनको वन बाय वन करके अच्छी से आपको चार्ट बना करके एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमें पार्शियल फैक्टर हमें कुछ होते हैं जिन्हें हमें ज्ञात आपको देखने होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसी में होता है आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को PFOS से दर्शाते हैं, जबकि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को FOS से दर्शाते हैं। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई। अब हम लोग वन बाय वन करके अच्छे तरीके से आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे आपके डेड लोड क्या होते हैं, लाइव लोड क्या होते हैं, विंड लोड क्या होते हैं, स्नो लोड क्या होते हैं, स्पेशल लोड और कंबाइंड लोड आपके क्या होते हैं, या फिर अर्थक्वेक लोड आपका क्या होता है। वन बाय वन करके हम लोग देखें। किसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं, लोड ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875 इंडियन स्टैंडर्ड 875 के अनुसार जो हमारे लोड्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका पहला लोड था डेड लोड जो कि पार्ट 1 में आता है, और जो आपका दूसरा लोड था वो लाइव लोड था या इंपोज्ड लोड था जो आपका पार्ट 2 में आता है, जिसमें आपका थर्ड लोड होता है विंड लोड, जिसे हिंदी में आपका बोला जाता है पवन भार, ये आपका पार्ट 3 में आता है। और पार्ट 4 आपका होता है स्नो लोड, जिस आपका पार्ट 4 में आपका स्नो लोड आता है। और जो पार्ट 5 है इसमें आपके कुछ स्पेशल लोड्स आते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, और उसके बाद इसमें कंबाइंड लोड भी आते हैं जैसे कि लाइव लोड, आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, उसके बाद आपका डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या फिर आपका विंड लोड। और एक चीज यहाँ और ध्यान में रखनी होती है कि जो हमारे जब कभी भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, किसी भी बीम की डिजाइनिंग करते हैं, किसी भी मेथड से करते हैं, तो उसमें हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि जो आपके विंड लोड होते हैं, या तो विंड लोड को कंसीडर करेंगे या तो हम लोग आपका अर्थक्वेक को इसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे अर्थक्वेक वाले को। लेकिन यहाँ पर कंडीशन होती है कहां पर कब किसको करना होता है, ये चीजें जब हम लोग बीम डिजाइनिंग करने जाएंगे तो उस स्थिति में हम लोग आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो दैट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आपका पार्ट 1 आपका डेड लोड था वो क्या होता है, पार्ट 1 डेड लोड था वो क्या होता है। डेड लोड अचल भार हमने हिंदी में इसे बोला था। अचल भार क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर पर लगने वाले लोड के बारे में जान रहे हैं। तो जो अचल भार होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर का स्वयं का भार ही जो होता है वो आपका अचल भार कहलाता है। जैसे कि आपका बीम होता है, कॉलम्स होते हैं, स्लैब होते हैं, इनका जो अपना स्वयं का भार होता है, यह स्वयं का भार ही आपका डेड लोड कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका डेड लोड कहलाता है। अगर आपका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में आपकी अलमारी कोई आ जाए और वो अलमारी प्रॉपर उसमें फिट हो जाए, जिसे हिलाया या डुलाया न जा सके, तो वो भी आपका किसमें आएगी, डेड लोड में आएगी। तो डेड लोड हमारा क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर का अपना स्वयं का लोड ही आपका डेड लोड कहलाता है। जैसे कि बीम का लोड, कॉलम का लोड, स्लैब का लोड, आपका वॉल का लोड, ये सारे जो लोड होते हैं, इन लोड्स को ही हम लोग डेड लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि वे भार, ये डेड लोड, आपके जो डेड लोड होते हैं, डेड लोड आपके समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि समय के साथ बदलते नहीं है। अब मान लीजिए कि अब आपका कोई स्ट्रक्चर बन गया,
उस स्ट्रक्चर का क्या बार बार बीम का लोड बदलेगा? नहीं बदलेगा। एक बार जो बीम का लोड हो गया वही लोड रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपका स्लैब है, स्लैब, क्या स्लैब का लोड, फॉर्म का लोड जो है वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। सो दैट समय के साथ ये चेंज बदल नहीं रहा तो हम लोग कह देंगे कि जो स्ट्रक्चर्स के स्वयं के लोड होते हैं वह ही डेड लोड कहलाते हैं। या फिर हम लोग बोलेंगे वे भार जो समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम लोग डेड लोड कहते हैं। जैसे कि बीम का स्वयं का भार, छत का आपका स्वयं का भार, आपके कॉलम का स्वयं का भार, तो इन सभी लोड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपके डेड लोड बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वे भार, वे भार जो समय के साथ नहीं बदलते हैं, अचल भार कहलाते हैं। अचल भार कहलाते हैं। या फिर इन्हें दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर का, किसी स्ट्रक्चर का स्वयं का भार ही, स्वयं का भार ही डेड लोड कहलाता है। डेड लोड कहलाता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं आपका बीम का लोड, बीम का भार या बीम का लोड, आपका छत का भार या स्लैब का लोड। तीसरा आपका हो गया कॉलम, कॉलम का भार। और हम लोग आगे और भी लिख सकते हैं, तो हम लोग यहीं पर कर सकते हैं आदि। आई थिंक जो आपका डेड लोड होता है अकॉर्डिंग टू IS 875 के अनुसार पार्ट 1 जो होता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो डेड लोड होता है वो डेड लोड हमारा क्या होता है, एक्चुअल में आपका डेड लोड क्या होता है। तो जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में जैसे बीम, कॉलम्स, आपके स्लैब हो गए, इनका स्वयं का लोड ही हमारा आपका कौन सा लोड कहलाता है? डेड लोड कहलाता है, जिसे अचल भार हिंदी में हम लोग बोलते हैं। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं आपके लाइव लोड की। आपका लाइव लोड पार्ट 2 हमसे क्या बोलता है? लाइव लोड जो आपका है पार्ट 2 हमसे क्या बोलता है? IS 875 का, इंडियन स्टैंडर्ड IS 875। आपका पार्ट टू नहीं लिखते हैं हम लोग, पार्ट 2 जान गए। अब हम लोग लिखते हैं लाइव लोड। लाइव लोड आर इंपोज्ड लोड, जिसे हिंदी में बोला जाता है चल भार। आई थिंक सॉरी, आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब हम लोग जानेंगे कि आपका लाइव लोड क्या होता है। जैसा कि हमने जाना कि जो आपका जो डेड लोड होता है वो समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि जो आपका संरचना बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो स्वयं का लोड ही आपका डेड लोड कहलाता है। परंतु जो आपका लाइव लोड होता है इसका उल्टा होता है। जो आपका लाइव लोड होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम वो आपका चेंज होता रहता है।
किसी स्ट्रक्चर पर लगने वाला वह भार जो समय के साथ साथ बदलता रहता है उसे हम लोग आपका लाइव लोड बोलते हैं। जैसे कि कुछ समय के लिए हम आपका किसी छत पर चले गए तो सिस्टम में जो हमारा भार है वो हमारा लाइव लोड है। क्या जो हमारा भार है लाइव लोड है। कोई व्यक्ति चला गया उसका लाइव लोड है। कोई चीज वहां पर ले जाकर रख दी गई कुछ समय के लिए वो भी आपका लाइव लोड है। जो जो भार क्या करते हो वो आपके अकॉर्डिंग टू टाइम समय के अनुसार वो बदलते हो तो वे भार आपके आ जाएंगे लाइव लोड में। किसी स्ट्रक्चर पर या फिर किसी संरचना पर लगने वाला वह भार जो समय के साथ साथ बदल सकता है या फिर बदलता है ऐसे भार को हम लोग लाइव लोड कहते हैं। जैसे कि मनुष्य का भार हमारा भार आपका भार आप भी किसी घर में रहते होंगे कई छत पर जाते होंगे तो सिस्टम में उस पर जो लोड कार्य करता है वह लोड आपका लाइव लोड के अंतर्गत आएगा। मैं आपके सामने कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो जो कैमरा आपका यहाँ पर लगा हुआ है जो स्ट्रक्चर पर लोड जा रहे हैं वे लोड भी आपके क्या होंगे लाइव लोड होंगे। आपके सामने जो बोर्ड में कुछ समय के लिए रखा हो ये भी आपका एक तरह से लाइव लोड ही कहलाएगा जो कि इसका भार जो हमारा बदल सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम। आज नहीं तो कल, कल पर नहीं तो परसों इसको हमें बदलना पड़ेगा। इसका स्थान यहाँ से वहां इसे ले जाना पड़ेगा सो दैट हम लोग कह सकते हैं जो आपका लाइव लोड होता है उसका जो आपके लाइव लोड होते हैं वे किसी स्ट्रक्चर पर लगने वाले वे लोड होते हैं जो समय के साथ साथ अकॉर्डिंग टू टाइम वे लोग क्या करते हैं चेंज होते रहते हैं। क्या करते रहते हैं चेंज होते रहते हैं समय के साथ आपके बदलते रहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं किसी किसी स्ट्रक्चर या फिर संरचना पर किसी स्ट्रक्चर पर लगने वाला वह भार जो समय के साथ बदलता रहता है चल भार कहलाता है। चल भार को हम लोग लाइव लोड या फिर इम्पोज्ड लोड कहते हैं। लाइव लोड कहलाता है जिसमें कि आपका लाइव लोड क्या होता है किसी स्ट्रक्चर पर खड़े व्यक्ति का लोड। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं किसी स्ट्रक्चर पर खड़े व्यक्ति का लोड स्ट्रक्चर पर खड़े व्यक्ति का भार कोई ऐसी वस्तु जो कुछ समय के लिए रखी गई है वो उस स्थिति में जो उसका भार उसी स्ट्रक्चर पर लगेगा वह भी लोड आपका क्या कहलाएगा लाइव लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाइव लोड कहलाएगा। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो। अब हम लोग आगे चलेंगे जो आपका पार्ट 3 था जिसे हम लोग क्या विंड लोड बोल रहे थे इसके बारे में जाने कि आपका जो विंड लोड होता है ये हमारा क्या होता है। विंड लोड हमारा क्या होता है जिसे हिंदी में बोला जाता है पवन भार जो आपका पार्ट 3 में आता है। क्या आपका विंड लोड जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पवन भार ये क्या होता है। सिंपल सी बात किसी स्ट्रक्चर पर जब वायु के कारण कोई लोड लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उस लोड को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग विंड लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जब किसी स्ट्रक्चर पर
वायु के कारण लोड लगता है या वायु द्वारा लोड लगाया जाता है, तो उस स्थिति में उस स्ट्रक्चर पर लगने वाले भार को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड लोड या फिर पवन भार बोलते हैं। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपके अर्थ से ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे आपका विंड लोड जो होता है वो कम होता जाता है। क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा आपका विंड लोड होता है वो हमारा कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्योंकि जो आपका जमीनी स्तर है, तो उस स्थिति में आप लोग देखे होंगे कि जब आप हमारे सैनिक क्या करते हैं कि आपके बड़ी ऊंचाई 1800 1600 मीटर की ऊंचाई पर जब जाते हैं, तो उस स्थिति में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यानी कि वहां पर जो आपकी हवा की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। सो दैट हम लोग ये बात जान सकते हैं कि जो आपका सरफेस लेवल है, अर्थ है, यहाँ पर तो हमें प्रॉपर हवाएं मिलती है, लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर जाते जाते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर हवा मिलना आपका बंद हो जाता है। सो दैट हम लोग यहाँ से एक आपका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जहां पर आपकी वाइंड हवा जो होती है वो ज्यादा चलती है, वहां पर हमें जो स्ट्रक्चर बनाने हैं वो आपके नीचे के जो स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे वो ज्यादा क्या कैसे बनाने होंगे, ज्यादा मजबूत बनाने होंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले बनाने होंगे, जिससे कि क्या उस पर जो आने वाले लोड्स हैं, विंड लोड है, उनको आपका स्ट्रक्चर रेजिस्ट कर सके। क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, यानी कि उनको लोड को आसानी से सहन कर सके। तो आपके विंड लोड क्या होते हैं कि जब किसी स्ट्रक्चर पर किसके कारण हवा के कारण कोई आपका लोड लगता है, तो उसे हम लोग विंड लोड बोलते हैं। जब किसी स्ट्रक्चर पर जब किसी स्ट्रक्चर पर हवा के कारण या हवा द्वारा लोड लगाया जाता है, तो उसे विंड लोड कहते हैं। विंड लोड कहते हैं। दूसरी बात हमारी क्या थी, पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, वायु भार कम होता जाता है, वायु भार कम होता जाता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई। क्या हमारा है जो आपका विंड लोड, वो क्या है कि जब किसी स्ट्रक्चर पर हवा के द्वारा लोड लगाया जाता है या फिर हवा के कारण उस पर लोड कार्य करता है, तो उस स्थिति में उस पर लगने वाले लोड को हम लोग विंड लोड या क्या हम लोग विंड लोड कहते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे। और एक चीज हमने बताया कि जैसे पृथ्वी से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे उसमें जो आपका वायु भार होता है, वायु का लोड होता है, वो कम होता जाता है। क्या करता है, वायु का जो भार होता है वो कम होता जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे।
आगे जो आपका अगला लोड था पार्ट 4 स्नो लोड। क्या? स्नो लोड। स्नो लोड जिसे हिंदी में बोला जाता है बर्फ भार। क्या बोला जाता है? बर्फ भार। बर्फ भार क्या होता है? जब, जैसे कि हमने बोला कि आपका विंड लोड, जब किसी स्ट्रक्चर पर विंड के द्वारा या फिर हवा के द्वारा कोई लोड कार्य करता है या लोड लगता है तो ऐसे लोड को हम लोग विंड लोड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी स्ट्रक्चर पर क्या होता है, आपका बर्फ के कारण लोड लगता है तो ऐसे लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हम लोग वे आपका बोलते हैं स्नो लोड, जिसे बर्फ भार कहा जाता है। अब ये बर्फ भार कहाँ लगते हैं या फिर बर्फ भार को किस स्थानों पर आपको ले करके आपको स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। तो जहां पर हम लोग जानते हैं, जैसे कि आपके जो आपके ठंडे क्षेत्र होते हैं जम्मू और कश्मीर, ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, वहां पर प्रॉपर आपके जो बर्फ होते हैं वो पड़ते रहते हैं, सो दैट वहां पर जब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो वहां पर हम लोग जो आपका स्नो लोड होता है इसको भी कंसीडर करते हुए तब हम लोग किसी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि जो आपका स्नो लोड होता है ये क्या होता है। स्नो लोड हमारा क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी स्ट्रक्चर्स पर बर्फ के कारण या बर्फ के द्वारा लोड लगाया जाता है तो ऐसे लोड को हम लोग स्नो लोड स्नो लोड कहते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है बर्फ भार बोला जाता। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब किसी स्ट्रक्चर पर जब किसी स्ट्रक्चर पर आपका बर्फ द्वारा लोड लगता है, लोड लगता है तो उसे बर्फ भार कहते हैं, बर्फ भार कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ भार कहते हैं। आगे हम लोग कुछ चीजें देखेंगे जो कि हमारी आगे जब हम लोग बीम की डिजाइनिंग करेंगे तो उस स्थिति में हमें जरूरत पड़ेगी, और जिस चीज को हमें आपका इंडियन स्टैंडर्ड आपका IS 456/2000 के द्वारा दिया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, PFOS। क्या बोला जाता है? PFOS, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये क्या होता है, ये चीज हम लोग जब आगे बीम डिजाइनिंग जानेंगे तो उस स्थिति में मैं आप लोगों के सामने एक क्लास लेकर आऊंगा, जिस क्लास में हम लोग कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका बीम होती है, बीम में आपके विड्थ क्या होते हैं, अब विड्थ क्या होते हैं, साथ में उनकी लेंथ क्या होती है, और उसमें आपके कवर क्या होते हैं, मेन कवर क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में उसमें मैं आप लोगों के अच्छे तरीके से बातें करूंगा। वो भी आपको यहाँ पर आपके सामने वो मैं जो आपके उनके स्ट्रक्चर्स होंगे, 3D आपके स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको अच्छे तरीके से बना करके तब मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने आपका उसका सेक्शन बना करके सारी चीजें बना करके मैं बातें करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों को अंडर एस्टिमेट करेंगे जो कि हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाकर के हमें वही चीजें पढ़नी है और उन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे कि जो हमारा कंबाइंड लोड होता है ये क्या होता है। क्या हमारा कंबाइंड लोड क्या होता है?
कंबाइंड लोड जो आपका पार्ट 5 में आता है। कंबाइंड लोड आपका क्या होता है, इसके लिए मैं जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 456/2000 आप लोगों को पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बताता है। और ये सारी चीजें अभी जब हम लोग आगे जाएंगे लिमिट स्टेट आपका पढ़ेंगे, आपका लिमिट स्टेट मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे RCC डिजाइनिंग का, उसमें हम लोग ये चीजें अच्छे तरीके से जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग कुछ चीजें यहाँ पर बस इतना देख लेंगे कि हमारा जो चार्ट है वो कैसे बना हुआ है। हमें जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है उनको हमें ज्ञात करना होता है, और वो चीजें हम लोग अच्छे तरीके से टेबल बनाकर हम लोग इसको याद में भी रखेंगे। कैसे याद करेंगे ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये चीजें अब मैं बार बार लिखता रहूंगा, बार बार लिखता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये चीजें आपको प्रॉपर याद होती जाएंगी। क्या है हमारा पार्शियल FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर IS 456/2000 के अनुसार। क्या आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी IS 456/2000 के अनुसार, इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम लोग वन बाय वन करके सारी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। आप लोगों के सामने मैं एक टेबल बनाऊंगा, जिस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार आपका वो टेबल बनेगा, जिसमें पहला होगा कंबाइंड लोड। क्या, जिसमें कंबाइंड लोड, कंबाइंड लोड, उसके बाद इसमें आपका लिमिट स्टेट ऑफ, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे कि आपका जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस एबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस एबिलिटी। इसमें हमें पार्शियल ऑफ फैक्टर्स दिए होंगे, जैसे कि पहला आपका होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। यहां पर जो आपका अगर मैं DL से दिखाऊंगा तो ये आपका होगा डेड लोड, डेड लोड। उसके बाद अगर आपका मैं LL से दिखाऊंगा तो ये आपका होगा लाइव लोड। अगर मैं यहां पर अगर आपको EL से दिखाऊंगा तो ये आपका होगा अर्थक्वेक लोड, क्वेक लोड। और अगर आपका WL से दिखाऊंगा तो ये आपका होगा विंड लोड। क्या होगा, विंड लोड होगा। तो मैं पहला जो आपका कॉम्बिनेशन है डेड लोड और लाइव लोड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड
या फिर EL अर्थक्वेक लोड के बारे में इसमें हम लोग बात करें। ठीक इसमें भी इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे कि पहला रहेगा डेड लोड, दूसरा रहेगा लाइव लोड, तीसरा आपका रहेगा विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। क्या रहेगा, किस प्रकार बनाएंगे, कुछ इस प्रकार हम लोग पहले बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले कंबाइंड लोड लिखेंगे, उसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स लिखेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस एबिलिटी लिखेंगे। फिर इसमें जो पहला कॉलम होगा उसमें डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, आपका ये आपका विंड लोड या फिर आपका ये जो है ये अर्थक्वेक लोड है। आगे इसमें भी रहेगा डेड लोड रहेगा, फिर लाइव लोड रहेगा, ये आपका विंड लोड या फिर आपका अर्थक्वेक लोड लिखेंगे। अब हमें इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर IS 456/2000 के अनुसार हमें इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी देनी यहाँ पर याद करना है। जैसे कि पहला आपका पहला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो इसके लिए जो आपका डेड लोड और जो आपका हमारा लाइव लोड होता है, इसके लिए हमारा जो पार्शियल फैक्टर होता है 1.5 क्या लेते हैं, 1.5 और 1.5 लेते हैं और यहां पर हम लोग छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर कोई कॉम्बिनेशन में आपका विंड लोड या फिर आपका अर्थक्वेक लोड नहीं दिया गया है। आगे आपका जो अगला कॉम्बिनेशन आता है वो आता है डेड लोड प्लस आपका विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट है 1.5 आपका रहेगा, इसमें भी ये आपका खाली रहेगा क्योंकि यहां पर कोई भी आपका अगले कॉम्बिनेशन में आपका लाइव लोड कोई भी नहीं दिया गया है। तो दैट इसके लिए हम लोग पार्शियल फैक्टर सेफ्टी यहां पर नहीं लिखेंगे, इसका भी रहेगा 1.5। ये तो हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहे हैं। और जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस आपका विंड लोड या फिर आपका अर्थक्वेक लोड रहेगा, जिसे हम लोग EL से प्रदर्शित। इसमें आपका 1.2, 1.2 और 1.2 तीनों में हमारा एकदम सेम ही रहेगा। आगे जो हमारा है आपका DL में जो है, DL में आपका 1 रहेगा और यहां पर छोड़ देंगे। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में जो आपका डेड लोड रहेगा उसका पार्शियल फैक्टर 1 रहेगा और लाइव लोड का पार्शियल फैक्टर 1 रहेगा। उसके बाद जब हम लोग आगे जाएंगे और 1 बाय 1 करके आगे देखेंगे तो आगे जो आपका डेड लोड और विंड लोड या फिर आपका जो अर्थक्वेक लोड है, इसमें हम लोग देखेंगे तो ये भी हमारा कितना रहेगा, आपका 1 रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तो आपका लाइव लोड है ही नहीं, इस कॉम्बिनेशन में आपका लाइव लोड है ही नहीं, तो यहाँ पर लाइव लोड नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे कि आपका डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों है, तो इस स्थिति में जो हमारी आपकी यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा आपका डेड लोड का ये आ जाएगा हमारा 1 और लाइव लोड का 0.8 और आपका विंड लोड या अर्थक्वेक लोड का 0.8 होता है। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब इसको याद कैसे करना है, आप लोग कह रहे होंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी क्या होती है। ये सारी चीजें थोड़ी सी यहाँ पर इग्नोर कीजिए। जब हम लोग अगली आपका आगे हम लोग देखेंगे, अभी अगली क्लास होगी जिसमें हमें क्या पढ़ना है, लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है। किसके लिए, RCC डिजाइन के लिए, बीम डिजाइनिंग के लिए लिमिट स्टेट ऑफ मेथड होता है। तो वहां पर मैं बताऊंगा कि आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी क्या होती है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। तो यहां पर हम याद कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोग देखेंगे डेड लोड और लाइव लोड के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स 1.5 आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता है। और आपका डेड लोड और विंड लोड या फिर आपका अर्थक्वेक लोड है, इसके लिए भी 1.5 हमें देता है। और बस आपका जो बदलता है इसमें आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड, लाइव लोड प्लस
आपका विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड में जो पार्शियल ऑफ फैक्टर होती है, सब में तीनों में 1.2 1.2 1.2 ये सारी चीजें करके हमें आता। आगे क्या है, आगे हमारा है जैसे कि यहाँ पर हमें दोनों इक्वल दिया था, 1.5 आपका डेड लोड का भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी था और आपका विंड लोड का भी आपका पार्शियल ऑफ फैक्टर सेफ्टी आपका 1.5 था। और आगे क्या है, आगे जो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, इसमें भी डेड लोड का हमारा क्या है 1 है और लिमिट आपका आपका लाइव लोड है उसका भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है। और जो अगला है यहाँ पर हमें 1.5 इसमें हमें दिया था और आपका 1.5 इसमें भी दिया था, तो यहाँ पर हमारा 1.5 और 1.5 के स्थान पर 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। और हमें बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, इसमें जो आपका डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड में पहले में आपका डेड लोड में 1.2 और लाइव लोड में 1.2 और आपका विंड लोड में भी आपका 1.2, तीनों में 1.2 1.2 1.2 हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो पहला वाला होगा डेड लोड होगा, उसमें आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी केवल 1 होगी और दोनों में जाकर 0.8 और 0.8 होगा। फर्क कहां पर पड़ रहा है, बस यहां पर आपका क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, यहां पर 1.2 इसमें तीनों में बराबर है, यहां पर आपका दो में 0.8 है 0.8 है। और आगे जो है, आगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5 1.5 यहाँ पर भी 1.5, यहाँ पर भी 1 और 1 दिया गया है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इन चीजों को आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से याद करिएगा। ये टेबल जो है, ये टेबल हमें कब पूछी जाती है, जब हम लोग अभी आरसीसी डिजाइन करने जाएंगे तो उस स्थिति में हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको जब आपको पढ़नी होती है, तो जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पर हमें ये जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, इनकी हमें जरूरत पड़ती है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी को कि आपका जो लोड होता है एज पर आईएस आपका 875 के अनुसार जो स्ट्रक्चर पर लोड लगते हैं वो कौन कौन से लोड होते हैं और उन्हें कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि उन्हें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो आपका डेड लोड था, सेकेंड आपका लाइव लोड या फिर इंपोर्ट लोड, थर्ड आपका था विंड लोड, आपका फोर्थ था आपका विस्नो लोड, फिफ्थ आपका कंबाइंड लोड या फिर स्पेशल लोड्स। स्पेशल लोड्स में इसमें क्या आते हैं, स्पेशल लोड्स में आपके जो आते हैं वो आते हैं आपके अर्थक्वेक लोड, आपके अर्थक्वेक लोड हो गए और बहुत सारे लोड आते हैं। और इसमें जो कंबाइंड लोड में आपके आते हैं, जिसमें आपका पहला डेड लोड और लाइव लोड है, दूसरा आपका डेड लोड, आपका उसके बाद आपका विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, आपका डेड लोड, लाइव लोड, आपका विंड लोड, अर्थक्वेक लोड आपका। सो दैट आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसी डिजाइन के ये हम लोग अपनी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में 1 बाय 1 करके अच्छी आपकी जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सो दैट अगर आप लोगों को ये जो हमारी आपकी क्लास होती है, आपका एक यूपी क्लासेस 4 सेमेस्टर के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस चैनल पर जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और मैं 1 बाय 1 करके उनकी अच्छे तरीके से नोट्स बना करके अपनी भाषा में हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके नोट्स बनाता हूं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करने की हमें जरूरत क्या पड़ती है, जरूरत हमें इस वजह से पड़ती है, जैसे कि आप लोग जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को इंजीनियर्स पढ़ा रहे होंगे। अगर क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में मान लीजिए प्रॉपर इंजीनियर्स नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इसके आगे वाले जो सेमेस्टर होते होंगे वो आपके क्या होते होंगे, इसमें जो आपके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स को हमें इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई और क्या हुआ कि आपके जो मान लीजिए कहीं आपके बांग्ला के आ गए और अगर आपके स्टेट के आ गए और उनको हिंदी अच्छे तरीके से नहीं आती, तो वे जो आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे वो आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन करेंगे और आपका ये दायित्व होगा कि उसको आपको इंग्लिश में ही उनको बताना।
अगर आप लोग टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में यूज नहीं करेंगे, नहीं करना सीखेंगे, तो ये चीजें जाकर आगे आप लोगों को बहुत सारी परेशानी कर सकती हैं। सो दैट मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके अच्छे तरीके से पढ़ाई किया करें। जैसा कि आपका जो आरसीसी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मैं भी पढ़ा रहा हूं। आई थिंक आप लोग भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बताया कि इसकी नोट्स मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने हाथों से बनाता हूं, एक बुक, दो बुक्स और उसके बाद कुछ ऑनलाइन चैट जीपीटी का यूज करके कुछ करके आप लोगों के लिए जो आपको नोट्स प्रोवाइड की जाती है, वो नोट्स आपकी बहुत ही अच्छी होती है। नोट्स को बनाने में बहुत ही समय लगता है, जिसकी वजह से मैं जो आप लोगों को नोट्स आपका देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप लोग अच्छे तरीके से अपने हिसाब से उसमें आपको जो संशोधन करना होता है वो भी आप कर सकते हैं, परंतु वो चीजें आपको बेटर बनानी चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उस नोट्स में आपको वो चीज आपको क्या करनी चाहिए, बेटर बनानी चाहिए। सो दैट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग आगे जाकर के अच्छी तरीके से सारी चीजों को पढ़ें। अब हम क्या करते हैं, अपनी क्लास में यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट जो चीजें स्टार्ट करेंगे वो होंगी आपका आरसीसी डिजाइन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर। इसके जो मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स के बारे में हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। जिन मेथड्स के अब आप आगे जाएंगे तो उनके एक एक करके आपके चैप्टर्स दिए होंगे, उन्हें हमें जाकर के बहुत अंदर से वन बाय वन चीजों को अच्छे तरीके से खोद खदोड़ कर हमें पढ़नी होगी। सो दैट मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी